स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सब फाइलम मिस्टिगोफोरा के बारे में। तो सब फाइलम मिस्टिगोफोरा मेंबर है फाइलम सार्कोमिस्टिगोफोरा का। मेंबर ऑफ सब फाइलम मिस्टिगोफोरा है फ्लेजेला फॉर लोकोमोशन। ये फ्लेजेला इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। फ्लेजेला में प्रोड्यूस टू डायमेंशनल whip like movement or helical movement that push or pull the protozoan through its aquatic medium। तो जो फ्लेजेला होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये विप लाइक मूवमेंट करता है, ये हेलिकल मूवमेंट करता है। हेलिकल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जिग जैग फॉर्म में इस तरीके से मूवमेंट करना। जिग जैग फॉर्म में ये मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट करने के बाद ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ पुल करेंगे इक्वेटिक मीडियम में। इक्वेटिक मीडियम का मतलब है कि पानी वाले मीडियम में। सब फाइलम मिस्टिगोफोरा की नेक्स्ट आगे क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल फाइटोमिस्टिगोफोरा है, इसके अलावा जूमिस्टिगोफोरा है। आज के लेक्चर में हम फाइटोमिस्टिगोफोरा के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस सब फाइलम मिस्टिगोफोरा हैज़ टू क्लासेस। मेंबर ऑफ द क्लास फाइटोमिस्टिगोफोरा, ग्रीक फाइटोन, इसका मतलब होता है प्लांट, पोजेसेस क्लोरोफिल एंड वन और टू फ्लेजेला। Phytomistigophorians produce a large portion of food in marine food web. Much of oxygen used in aquatic habitat comes from photosynthesis by these marine organisms। तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक जो है ये खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा इसमें दो फ्लेजेला होते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो ये बिल्कुल एक्ट इस तरह करते हैं कि जिस तरह प्लांट एक्ट करते हैं। प्लांट क्योंकि एक फूड का सोर्स है, इसी तरह जो फाइटोमिस्टिगोफोरन्स हैं ये भी फूड का सोर्स हैं। फूड वेब के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ फूड। मराइन फाइटोमिस्टिगोफोरियंस इंक्लूड्स द डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसकी जो एग्जाम्पल है ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स है वन फ्लेजेलम। डाइनोफ्लैजिलेट इसकी एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि जो फाइटोमिस्टिगोफोरन्स हैं इसके अंदर दो फ्लेजेला होंगे। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इसके अंदर एक फ्लेजेलम इस तरह का होता है, द ट्रैप अराउंड द ऑर्गेनिज्म इन ट्रांसफर्स ग्रूव, जो कि ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द रैप हुआ होता है। ट्रांसवर्स ग्रूव का मतलब है कि इसमें एक डिप्रेशन सा होता है, एक तरह से एक घड़ा सा होता है। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टल वे में बात की जाए, इस तरह से बात की जाए ऑर्गेनिज्म के, तो ये इसका ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स ग्रूव मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन के इर्द गिर्द ये जो फ्लेजेलम है ये रैप हुआ होता है। The primary action of the flagellum causes the organism to spin on its axis। तो जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगा इस फ्लेजेलम की मदद से। एक्सिस क्या है? एक्सिस का मतलब ये है कि सेंट्रल पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करें कि ये ऑर्गेनिज्म है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट का जो सेंट्रल पॉइंट होगा ये इसका एक्सिस होगा। तो the primary action of flagellum causes the organism to spin on its axis। A second flagellum is trailing flagellum that pushes the organism forward। In addition to chlorophyll, many dinoflagellates contain xanthophyll pigments। तो जो दूसरा फ्लेजेलम होता है ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ पुल करता है, जिसे ट्रेलिंग फ्लेजेलम कहते हैं। एक फ्लेजेलम जो होता है ये इसके ट्रांसवर्स ग्रूव के इर्द गिर्द होता है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है इसे ट्रेलिंग फ्लेजेलम कहते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ मूव करवाता है। इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्लोरोफिल के अलावा एक और पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं xanthophyll पिगमेंट, विच गिव दैम अ गोल्डन ब्राउन कलर, जिसकी वजह से इसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है। At times, dinoflagellate became so numerous that they colored the water। Sometimes dinoflagellates इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये पानी को कलर दे देते हैं। Several genera such as Gymnodium have representative that produce toxin। इसके अलावा कुछ इसके मेंबर्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन का मतलब ये होता है कि पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। Periodic blooms of these organisms are called red tides।
इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो इसे कहेंगे रेड टाइड एंड रिजल्ट इन फिश किल्स अलोंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। इसके अलावा क्योंकि ये एक्वेटिक मीडियम के अंदर होते हैं तो समटाइम के इतने ज़्यादा हो जाते हैं और पॉइजनस हो जाते हैं कि ये फिशेस को भी किल करते हैं। ह्यूमन हु कंज्यूम टेंटेड मुलास्क और फिश मे डाई। इसके अलावा इस तरह के ह्यूमंस जो इसको खाएंगे हो सकता है कि उनकी भी डेथ हो जाए। The Bible reports that the first plague Moses visited upon Egyptian was a blood red tide that killed fish and fouled water. Indeed, the Red Sea is probably named after these toxic dinoflagellates blooms. इसके अलावा कुछ रेड सीज होते हैं। रेड सीज को किस वजह से नेम दिया गया है? इनकी वजह से नेम दिया गया है डाइनोफ्लैजिलेट्स की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके अंदर दो फ्लेजिला होते हैं। एक जो है इसके ट्रांसफर ग्रूव के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है, एक जो होता है इसमें ट्रेलिंग फ्लेजिला होता है जो कि इसको आगे की तरफ मूव करवाता है। इसके अलावा समटाइम ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर देते हैं और समटाइम ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रेड टाइड्स बना देते हैं और सी को बिल्कुल रेड कर देते हैं और पॉइजनस होते हैं, फिशेस वगैरह को किल कर देते हैं। अगर ह्यूमन इस तरह के मुलस्क खाएं जो कि डाइनोफ्लैजिलेट से कंटेमिनेटेड हों तो ह्यूमन के अंदर भी पॉइज़न जो है वो चला जाएगा और ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट मेंबर था क्लास फाइटोमिस्टिगोफोरा का, इसे कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट इसका जो मेंबर है वो यूग्लिना है। यूग्लिना इज़ अ फ्रेश वाटर फाइटोमिस्टिगोफोरियन। जो डाइनोफ्लैजिलेट था ये मेराइन वाटर में होता है जबकि जो यूग्लिना है ये फ्रेश वाटर में होता है। इसके अंदर एक पायरानॉइड होता है विद सेंसाइज एंड स्टोर पॉलीसेक्रोइड। इफ कल्चर्ड इन डार्क euglenoid feed through absorption and lose their green color. Some euglenoids lack chloroplast and are always heterotrophic. कुछ जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद होता और वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो जो यूग्लिना है इसके अंदर पायरानॉइड्स होते हैं जो कि पॉलीसेक्रोइड बनाते हैं। इसके अलावा कुछ के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अगर इसमें रिसेप्टर्स की बात की जाए तो यूग्लिना ओरिएंट टुवर्ड लाइट ऑफ सर्टेन इंटेंसिटीज। अ पिगमेंटेड शीट स्टिग्मा कवर्स अ फोटोरिसेप्टर एट द बेस ऑफ फ्लैजेलम। द स्टिग्मा permit light to strike the photoreceptor from only one direction, allowing euglena to orient and move in relation to a light source. इसके अलावा इसके जो फ्लेजेलम है इसकी बेस पे एक स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या है? एक शील्ड है, पिगमेंटेड शील्ड है जो कि फोटो रिसेप्टर को कवर करती है। तो ये परमिट करती है कि अगर लाइट यूग्लिना के ऊपर पड़ रही है तो फिर लाइट के ज़ेरे असर जो यूग्लिना है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव ना करे। तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का मेनली काम ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने से बचाना और उस डायरेक्शन में मूव करवाना जिस डायरेक्शन में यूग्लिना को मूवमेंट करनी चाहिए। तो ये एक शील्ड के तौर पे काम आता है। Orient euglena flagellates are haploid and reproduced by longitudinal binary fission. Sexual reproduction in these species is unknown. इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और ये हेप्लॉयड होते हैं। हेप्लॉयड का मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं और इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये यूग्लिना है तो यूग्लिना में लंबाई के रुख जो है वो बाइनरी फिशन होगी। हम डायग्राम में देख सकते हैं यूग्लिना जो है वो दिखाया हुआ है। तो इसके बिल्कुल बेस पे, फ्लेजेलम की बेस पे एक पिगमेंटेड शील्ड है जिसे कहते हैं कि ये स्टिग्मा है। ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर बिल्कुल राउंड सा जो कि फ्लेजेलम के बिल्कुल साथ है, ये स्टिग्मा है और ये फोटो रिसेप्टर को कवर कर रहा है स्टिग्मा जो है। इसके अलावा पायरानॉइड की बात की हमने कि पायरानॉइड इसके अंदर मौजूद होता है
जो कि पॉलीसेकेराइड बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये पायरेनॉइड है, पायरेनॉइड के नीचे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इसके अलावा यूग्लिना का इंटायर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि इसका डिस्टिंक्ट फ्लेजेलम वो भी दिखाया हुआ है। ये डाइनोफ्लैजिलेट है। तो डाइनोफ्लैजिलेट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी फ्लेजेला मौजूद हैं। दो फ्लेजेला है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स ग्रूव है, एक फ्लेजेला ट्रांसवर्स ग्रूव के इर्द गिर्द रैप हुआ होता है। दूसरा जो इसका फ्लेजेला होता है इसे ट्रेलिंग फ्लेजेला कहते हैं। तो फाइटोमिस्टिगोफोरियंस के बारे में हमने 2 क्लासेस के बारे में पढ़ लिया है। अब इसकी जो तीसरा जो इसका मेंबर है वो वॉलवॉक्स है। Volvox is a colonial flagellate consisting of up to 50,000 cells embedded in a spherical gelatinous matrix। इसके अंदर वॉलवॉक्स जो होता है ये फ्लैजिलेटेड सेल्स के ऊपर कंप्राइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है तो कॉलोनी के अंदर 50,000 तक सेल्स मौजूद होंगे और ये जो 50,000 सेल्स होंगे ये सीलिएटेड होंगे, मतलब इसके इर्द गिर्द सीलिया मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगल सेल है तो इसके इर्द गिर्द सीलिया मौजूद होगा और ये जितने भी सेल हैं ये जेलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होंगे। जेलेटिनस मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें जेली लाइक मटेरियल मौजूद होगा। Individual cell possesses 2 flagella which cause the colony to roll and turn gracefully through the water। इसमें 2 फ्लेजेला होते हैं और पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो वाटर के अंदर रोल करती है। इसमें ऐसे नहीं है कि जो एक सेल है वो मूव करेगा, बल्कि पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो एक तरफ मूव करेगी। Although most Volvox cells are relatively unspecialized, reproduction depend on certain specialized cells। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो सेल्स मौजूद हैं वो इस तरह नहीं है कि किसी का काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, किसी का काम है नर्वस सिस्टम का, किसी का एक्सक्रीशन का, लेकिन फिर भी कुछ जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। Asexual reproduction in the spring and summer when certain cells withdraw to the watery interior of parental colony and form daughter colonies। When the parental colony die it ruptures and releases daughter colonies। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल जो पेरेंटल कॉलोनी है उसके बिल्कुल दरमियान में बनते हैं और बनने के बाद जो पेरेंटल कॉलोनी होती है वो डाई कर जाती है और रप्चर हो जाती है, मतलब फट जाती है। जो पेरेंटल कॉलोनी जब फटती है तो फटने से उसके अंदर से डॉटर कॉलोनीज जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो ये इसकी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस तरीके से होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अकर ड्यूरिंग ऑटम। सम स्पीशीज़ आर डायोशियस हैविंग सेपरेट सेक्सेस। इसमें कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो डायोशियस होती हैं। डायोशियस का मतलब ये होता है कि उसमें मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होंगे। अदर स्पीशीज़ आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब ये होता है हैविंग बोथ सेक्सेस इन द सेम कॉलोनी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ये वॉलवॉक्स है तो इसकी कॉलोनी है तो इसके अंदर मेल भी होंगे और इसके अलावा इसमें फ़ीमेल भी होंगे। एक ही कॉलोनी के अंदर मेल भी होंगे और इसके अंदर अलावा फ़ीमेल भी होंगे, तो इसे कहते हैं मोनोशियस। मोनो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सिंगल। In autumn, specialized cells differentiate into macrogametes or microgametes। Macrogametes are large, filled with nutrient reserves and non-motile। जब खिज़ा का वक्त होता है तो इसकी कॉलोनी के कुछ जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉलोनी है, कॉलोनी में बहुत से सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर कुछ जो सेल्स होंगे वो मैक्रोगमीट्स बन जाएंगे, कुछ जो सेल्स होंगे वो माइक्रोगमीट्स बन जाएंगे। मैक्रो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है लार्ज। फॉर एग्जांपल ये लार्ज सेल है तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये मैक्रो है, मैक्रोगमीट। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही एक और सेल बन जाएगा जिसे कहेंगे माइक्रोगमीट। जो मैक्रोगमीट होता है, जो लार्ज होता है, ये नॉन मोटाइल होता है।
Microgametes form as a pocket of flagellated cells that leave the parental colony and swim to colony containing macrogametes. माइक्रोगमीट्स जो होते हैं ये बिल्कुल एक पैकेट बनाते हैं और उसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और फिर बाद में ये पेरेंटल कॉलोनी को छोड़ देते हैं और उस कॉलोनी में चले जाते हैं जहाँ पे मैक्रोगमीट्स मौजूद होते हैं. The packet then breaks apart and syngamy occur between macro and microgametes. इसके बाद जो पैकेट होता है वो ब्रेक कर जाता है और मैक्रो और माइक्रोगमीट्स जो होती हैं उसके अंदर सिनगैमी होती है. यहाँ पे वर्ड जो है वो सिनगैमी है. सिनगैमी का क्या मतलब होता है? सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गमीट्स. जब गमीट्स आपस में यूनाइट कर जाएं तो इसे कहते हैं सिनगैमी. The zygote on overwintering stage secretes a resistant wall around itself and is released when the parental colony dies. इसके बाद जो zygote होता है वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है और तब बाहर निकलता है जब पेरेंटल कॉलोनी जो है वो डाई कर जाती है. Because the parental colony consists of haploid cells, the zygote must undergo meiosis to reduce the chromosome number from diploid zygotic condition. इसके बाद फिर दोबारा से जो zygote है उसके अंदर meiosis होती है और meiosis के बाद उसको दोबारा से नंबर उसके जो रिड्यूस किए जाते हैं डिप्लॉयड zygotic condition से उसको haploid किया जाता है. One of the products of meiosis then undergo repeated meiotic division. इसके बाद इसमें एक जो इसका मेंबर होता है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती रहती है. फॉर्म अ कॉलोनी कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट फ्यू सेल्स. इसके बाद इसमें जब रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती रहती है तो एक कॉलोनी बन जाती है जिसमें चंद सेल्स मौजूद होते हैं. द अदर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस डीजनरेट. इसके बाद बाकी जितने भी होते हैं प्रोडक्ट वो डीजनरेट हो जाते हैं. द कॉलोनी इज़ रिलीज्ड. कॉलोनी जो है वो रिलीज़ हो जाती है.